बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नस्ट के एफएलपी के आखिरी हिस्से को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं और तमाम एमसीक्यूज़ इसके जो हैं वो खासे इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको अच्छी प्रैक्टिस देंगे। क्वेश्चन नंबर 41, इससे पहले हम 40 रिकॉर्ड कर चुके हैं। 41 है 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज of 24 volt, frequency 50 hertz. The reactance of the capacitor is, रिएक्टेंस का फार्मूला जैसे आपको पहले बताया था कि फार्मूला अगर आपको नहीं आता तो फार्मूले के बगैर तो फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती। तो फार्मूला रिएक्टेंस का XC1/2πfc। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप देखें कैसे सॉल्व करना है। 1/2π 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 और C की वैल्यू है 100 माइक्रो, 100 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये सारी चीज़ें नीचे डिनोमिनेटर में आ रही हैं। तो आप देखें कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 50 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 52 ज़ा 100, तो ये 100 100 ये साथ है और 10⁻⁻⁶। इसको आप सिंप्लीफाई करते हुए अगले स्टेप में, सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज जिसकी अरिथमेटिक तेज़ है वो इसको तेज़ी से कर सकता है कि यहाँ पे 10⁻⁻² रह जाएगा। 52 ज़ा 100 के 2 पॉजिटिव एक्सपोनेंट और 100 एक और साथ लिखा है तो 4 पॉजिटिव एक्सपोनेंट, -6 में ऐड कर देंगे तो -6 + 4 -2 रह जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो ये 100 है। तो 1/3.14 क्या है? आपको शुरू में हमने फ्रैक्शंस याद करवाई थी, तो 1/3 होता है 0.33। तो 1/3.14 उसकी वैल्यू उससे थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी 0.33 से। हम सपोज कर लेते हैं 0.32 है, इंटू 100, तो इसका आंसर 32 के करीब आया। तो ऊपर देखें बी ऑप्शन में 31.8 लिखा है। तो ये फ्रैक्शंस याद करनी होती है। मैं यहाँ पे फिर दोबारा आपको बता देता हूँ। 1/3.33 होता है, इसी तरह 1/2.5 होता है, 1/4.25 होता है, 1/5.20 होता है। तो ये आपको फ्रैक्शंस कुछ लेवल तक याद करनी पड़ेंगी, फिर आपको वैसे ही उसकी एक अरिथमेटिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि कोई भी फ्रैक्शन लिखी हुई हो तो वो कितनी होगी। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/5, तो हमें पता है कि अगर ये 2/4 होता तो ये हाफ होता। तो 2/5 का मतलब ये है कि 5 हिस्सों में से दूसरा हिस्सा, तो ये 50% से थोड़ा सा कम है, यानी 0.4। यानी 0.5 कब होता है ये? अगर ये 2/4 होता तो ये 0.5 हो जाता। तो इस तरह जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, अरिथमेटिक आपका तेज होता चला जाता है। तो ये शार्प अरिथमेटिक आपको हेल्प करता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। 42 है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन AC जनरेटर एट टाइम t इज इक्वल टू 1 t/4। t/4 पे ग्राफ आप ये देख लें, AC का ग्राफ ये होता है। तो यहाँ पे 0 होता है, ये t/4 होता है और ये t/2 होता है। यहाँ पे आगे 3t/4 होता है और फिर आखिर पे t आ जाता है। तो t/4 पे ये पीक है, यानी +V0। तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट हुई, v इज इक्वल टू +V0। अगर 3t/4 होता तो -V0 आ जाती है, नीचे वाली वैल्यू ये -V0 है। Question number 43. Of the following particles would experience the greatest amount of force when projected with the same velocity perpendicular to magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे।
तो उन्होंने स्पीड सेम कर दी थी, लिखा हुआ था सेम वेलोसिटी। तो इसलिए ये डिपेंड करेगा कि इनमें से चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है, वो है हीलियम का। तो हीलियम शैल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। Question number 44. An impulsive force acts on a particle and increases its kinetic energy by 100%. The increase in its momentum is, मोमेंटम में कितनी इंक्रीज आएगी, इसको थोड़ा सा आप समझ लें। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन आपको याद करवाया था शुरू के लेक्चर्स में, वो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2। आप यहाँ काइनेटिक एनर्जी को हम ई कह देते हैं, उसमें 100% इजाफे का क्या मतलब है, यहाँ पे लिख लें पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me। 100% इजाफे का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ई से ई प्लस ई 2e हो गई। 100% किसी के इजाफे का मतलब होता है कि वो दुगनी हो गई। जैसे किसी की सैलरी 100% इंक्रीज कर जाए तो वो डबल हो जाएगी, वो 50,000 से 100,000 हो जाएगी। तो इसी तरह ये यहाँ पे अब नया मोमेंटम पी प्राइम स्क्वायर वो क्या आया, वो ये आया कि ये जो 2 है इसको आप बाहर ले आए और ब्रैकेट में पहले वाली वैल्यू को लिखें 2me, और 2me इक्वल है किसके, ये देखें पी स्क्वायर के। तो पी प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर, पी प्राइम इक्वल्स टू अंडर रूट 2p, ये आएगा। अब अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 इज 1.4। गौर से देखें इसको, यहाँ पे अभी समझने वाली चीज इधर आई है 1.4। तो कितना इजाफा हुआ, यहाँ पे गौर से देखें, मैं कलर चेंज कर लूँ इसका ताकि आप इसको समझ सकें। यहाँ पे इजाफा हुआ है 0.4 का, एंड दिस इज 40%। तो ये सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ठीक हुई कि 40% इसमें इंक्रीज आ गई। इस सारे को हमने कैसे कैलकुलेट किया, बेशक इस स्लाइड को आप जो है वो दोबारा देख लें तो आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ये बी ऑप्शन करेक्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। 46. The momentum of a body is increased by 20%. The percentage increase in its kinetic energy. ये उसी फार्मूले का दोबारा क्वेश्चन आ गया। अब परसेंटेज इंक्रीज मोमेंटम में आ रही है, तो दोबारा देखें फार्मूला हम लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई लिख रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी को, पी स्क्वायर बाय 2 और पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2me। मोमेंटम 20% इंक्रीज कर दें, गौर से देखें 20% में कैसे इंक्रीज कर रहा हूँ, पी प्लस 20%, 20/100 यानी 0.2p। ये मोमेंटम में इंक्रीज की, उस पर स्क्वायर भी है, अब स्क्वायर ले आए तो नई काइनेटिक एनर्जी उसको ई प्राइम कहते हैं। इन दोनों को ऐड कर दें, p प्लस 0.2p, ये बन गया 1.2p होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2me प्राइम। तो 1.2 का स्क्वायर करें 1.44 p स्क्वायर 2me प्राइम। तो आप देखें उसी जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था, यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ इंक्रीज्ड आई है, वो आई है ये 0.44। तो ये 44% इंक्रीज कर गई काइनेटिक एनर्जी, किसकी वजह से, ड्यू टू, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ई प्राइम, ड्यू टू 20% इंक्रीज इन मोमेंटम, 44% काइनेटिक एनर्जी शैल इंक्रीज।
Question 47. Which of the following statement shows that no work is done? पुशिंग अ कार इसमें भी वर्क होता है, राइटिंग एन एसे इसमें भी वर्क होता है, लिफ्टिंग अ वेट ये भी वर्क है. डी ऑप्शन इज करेक्ट. मून ऑर्बिटिंग अर्थ, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है एंड वी नो सेंट्रीपिटल फोर्स डज नो वर्क. सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काम नहीं करती क्योंकि उसमें वेलोसिटी, उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है. तो वर्क के फार्मूले में cos 90 आए तो वो उसे जीरो कर देता है. Question 48. The formula of kinetic energy is half mv square. The shape of graph between kinetic energy and velocity. ये समझाने के लिए तो हमें काफ़ी सारी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ ग्राफ की शेप का पूछा है तो ग्राफ की शेप इसकी ऐसे बनती है, ऐसे, एंड दिस इज हाइपरबोलिक शेप. प्रोजेक्टाइल में आपने पैराबोलिक शेप पढ़ी है, वो ऐसे होती है. तो ये हाइपरबोलिक शेप है. बी ऑप्शन करेक्ट है. तो वैल्यूज लेके कैसे बनती है, इसके लिए इसकी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो लेक्चर में करना खासा लंबा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज एन इनकरेक्ट? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी नेगेटिव, बिल्कुल हो सकती है. ये बाउंडेड सिस्टम्स में नेगेटिव होती है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी पॉजिटिव. काइनेटिक एनर्जी की दो स्टेट्स हैं, या ये पॉजिटिव होती है या ये जीरो होती है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी नेगेटिव, ये गलत है, यही आपका आंसर है. ये नहीं हो सकता. काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. आखिरी स्टेटमेंट ये भी ट्रू है. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, हो सकती है पॉजिटिव बिल्कुल उसमें, अगर वो अनबाउंडेड सिस्टम हो. ऊपर के सिस्टम को हमने बाउंडेड कहा था. अगर अनबाउंडेड हो, अनबाउंडेड कैसे, जैसे बाउंडेड सिस्टम की एग्जांपल है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये बाउंड है इसके साथ, इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव में आएगी. तो अगर ये इससे एस्केप करने की इसके पास एनर्जी हो जमीन के, कि वो सन की ग्रेविटी से निकल सके, तो फिर इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी. तो वो ऑब्जेक्ट जो इंटरस्टेलर स्पेस में आवारा घूम रहे हैं, दूर जाते चले जा रहे हैं, उनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी सिस्टम की पॉजिटिव. क्वेश्चन नंबर 50. When a lighter body moving at 10 meter per second collides elastically with heavy body at rest, then velocity of lighter body after collision. लाइटर बॉडी हैवी बॉडी से कोलाइड कर रही है तो वो वापस आ जाएगी टकरा के. ये केस आपने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में पढ़े हैं. सेम वेलोसिटी से वापस आएगी, यानी -10. बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी. Question number 51. When a heavier body moving at 20 meter per second collides elastically with lighter body, heavy body lighter body से टकरा रही है, तो इस केस का रिजल्ट हमने देखा था कि लाइटर बॉडी डबल ऑफ द हेवियर बॉडी मूव करती है, यानी इसकी वेलोसिटी थी 20, तो अब ये 40 से मूव करेगी. बी ऑप्शन करेक्ट है. कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये रिजल्ट्स याद करने के लिए ताकि आपका टाइम क्वेश्चंस में सेव हो जाए. क्वेश्चन नंबर 52. अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v collides with a stationary particle of mass 2m. The speed of the system after collision. सिस्टम का मतलब कि m mass वाली बॉडी जब 2m mass से टकराई तो कोलिजन के बाद ये दोनों इकट्ठे ही मूव कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम सा बन गया. तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने सॉल्व कर. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज mv प्लस 2m इंटू 0, वो रेस्ट पे है, इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन m प्लस 2m दोनों इकट्ठे हो गए और इनकी वेलोसिटी v है, अननोन है अभी. अब इसको सॉल्व करें. mv इक्वल्स टू, इसको v प्राइम कहते हैं ताकि ये अलहदा से आंसर नजर आए. अब m से यहाँ पे कैंसिल हो गया एंड v प्राइम इज इक्वल टू v/3. डी ऑप्शन करेक्ट है. तो इसको हमने सॉल्व किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू
total momentum after collision. Question number 53. If projectile is thrown horizontally with initial velocity of 60 meter per second, then the final velocity after 8 seconds will be. तो ये अब गिवन है हमें Vx 60 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 8 सेकेंड, ये आपके लिए सॉल्व करते हैं, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। तो Vy पहले कैलकुलेट करते हैं। Vy इज इक्वल टू Viy प्लस Gt। तो Viy उस बॉडी को हॉरिजेंटली फेंका था, वर्टिकली तो फेंका नहीं था, तो Viy 0 है। G की वैल्यू 10 ले लें, T 8 सेकेंड्स, तो Vy आ गया आपका 80 मीटर पर सेकेंड। अब इनसे रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी? अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये आपके पास अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3600 प्लस 6400, ये स्क्वायर्स आ गए, दोनों को आपने ऐड किया, अंडर रूट 10,000 आ गया, और 10,000 का स्क्वायर रूट 100 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन आपकी करेक्ट आई। क्वेश्चन नंबर 54. If projectile is thrown horizontally with 20 meter per second from a height of 20 meter, then final velocity of projectile just before hitting the ground. तो इसमें भी Vx गिवन है, Vy कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपके पास फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो Vy के लिए आपको गिवन है, पहले आप कैलकुलेट कर लें, y इक्वल्स टू Viy/t प्लस हाफ gt स्क्वायर। पहले टाइम आपको लेना पड़ेगा। तो 20 मीटर Viy 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका था इसको, प्लस हाफ g 10 ले लें t स्क्वायर। तो ये बन गई आपके पास इक्वेशन 20 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब आप इससे Vy कैलकुलेट कर सकते हैं। Vy इज Viy प्लस Gt। Viy 0 है, G 10 है, T 2 सेकेंड आया, तो Vy भी 20 आ गया, Vx भी 20 है। तो V आएगा अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 400 प्लस 400 800, जिसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 400, 800 अंडर रूट के अंदर। तो 400 का स्क्वायर रूट 20 और अंडर रूट 2 साथ आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन करेक्ट आपके। Question number 55. If a particle moves in a circle describing equal angle in equal interval of time, its velocity changes in magnitude, changes in direction, remain constant। ये changes in direction है, velocity का magnitude same है लेकिन direction change हो रही है क्योंकि वो equal angle equal interval of time में cover कर रहा है। Question number 56. In the equation P is equal to IV cos theta. Cos theta यहाँ पे पावर फैक्टर कहलाता है, ये याद रखना आपने। इससे पावर डिफाइन होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मैक्सिमम पावर, मिनिमम वैल्यू होगी तो मिनिमम पावर। Question 57. In uniform circular motion, both velocity and acceleration are constant. Acceleration and speed are constant. Both acceleration and velocity changes. Both acceleration and speed are constant, but velocity changes. So D option is correct. Velocity change हो रही है लेकिन acceleration और speed constant है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है।
Question 58. The tangential component of acceleration of a particle in circular motion is due to tangential component of acceleration. क्या होता है? एक डायग्राम बना के मैं दिखा देता हूँ कि इसमें आपके ये टेंजेंशियल आपके पास कंपोनेंट किसकी वजह से होता है? वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से। बी ऑप्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये टेंजेंट चेंज हो चुका होगा, ये यूं होगा, थोड़ा और आगे जाएगा ये यूं होगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा तो ये चेंज होता चला जाएगा टेंजेंट पर। क्वेश्चन 59, इसमें जरा सी मिस प्रिंटिंग भी हुई है। Two particles of equal masses are revolving in circular paths of radii r1 and r2 respectively with same speed. The ratio of their centripetal forces. एक के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हम लिखेंगे mv²/r1, दूसरे के लिए लिखेंगे F2 mv²/r2। तो अब इनको डिवाइड कर दें, F1/F2 कर दें, तो mv²/r1 डिवाइडेड बाय mv²/r2। तो mv² से कैंसिल, r2 ऊपर फर्स्ट फ्रैक्शन में पहुंच जाएगा और r1 सेकेंड फ्रैक्शन में नीचे आना है इसने, तो आंसर बनेगा r2/r1। ये ए ऑप्शन करेक्ट है। ये इसमें मिस प्रिंट हो गया था, ये पिक्चर कोई लगी हुई थी तो मेरे से डिलीट नहीं हुआ, तो ये इसमें शामिल नहीं है। आंसर इज r2/r1। लास्ट क्वेश्चन है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। तो जमीन का टाइम पीरियड है 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब 24 इंटू 60 इंटू 60। तो इसको सबको आप कैलकुलेट करें तो ये बनता है 86,400, जो वैसे भी वैल्यू सबको याद रहती है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, 2π/86,400 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो ये आपके हमने FLP नस्ट का जो है मुकम्मल कर लिया और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स बहुत फ़ायदा देंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकनार करे। अस्सलामु अलैकुम।